गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पर्सी बायसी शैली की एक पोएम जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। इसके बारे में हम और आप इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो पोएम है, पहले तो इनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 में, इनका ससेक्स में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी जुलाई अगस्त 1822 में हुई थी। एक झील में जब नाव में बोटिंग कर रहे थे, एक और दोस्त थे विलियम्स, उनके साथ थे, बोटिंग कर रहे थे। तो उस दौरान वहाँ पे तूफान आ गया और इनकी मृत्यु हो जाती है, दोनों की डूब के मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो सबको पता है कि उनकी पानी में डूब के मृत्यु हुई थी, लेकिन एक और क्वेश्चन यहीं पे है कि इनके साथ में एक और व्यक्ति भी थे उस नाव में, वो थे विलियम्स। उनकी भी इन्हीं के साथ मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं इस पोएम के बारे में, ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि 1819 में लिखी गई थी और ये 1820 में प्रकाशित हुई थी। पीबी शैली की लाइफ के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में जाएंगे, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग या कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी टाइप का, अलग टाइप का इनका लाइफ रहा है। कई महिलाओं से संबंध रहे हैं, 2 से शादी करते हैं, 5 बच्चे हुए थे। ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से क्या घटित हुआ है उसके बारे में अलग से देखेंगे। मुख्य रूप से इस पोइम पे फोकस करते हैं, जो कि है ओड टू द वेस्ट विंड। बहुत ही स्पेशल पोइम है, बहुत ही फेमस पोइम है। और इस पोइम में जो उनका नेचर है पोइट का, पीबी शैली जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में के लिए जाने जाते हैं, वही आइडियाज़ आपको इस पोएम में मिलेंगे। तो ये 1820 में प्रकाशित हुई थी। एक दूसरा है प्रोमेथियस अनबाउंड, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा है, उसी के साथ ही पब्लिश हुई थी 1820 में। पूरी पोएम जो है 5 स्टेंजा हैं, 5 स्टेंजाज हैं, और हर एक स्टेंजा 14 लाइन का है। और ये इसका जो स्टाइल है तर्जा रिमा स्टाइल में लिखी गई है, पोएटिक स्टाइल तर्जा रिमा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि राइमिंग लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है A-B-A, और दूसरी 3 लाइन, पहली 3 लाइन A-B-A, और दूसरी 3 लाइन जो बीच वाला अक्षर है B से शुरू होगा, V-C-B, अगली C से शुरू होगा, C-D-C, और अगला D-E-D, और आखिरी 2 लाइन जो होंगी वो कपलेट होंगी। तो ये इसका 5 स्टेंजा का राइम स्कीम है, स्ट्रक्चर है इस पोएम का। तो A-B-A-B-C-B, C-D-C, D-E-D और E-E, ये इसका स्ट्रक्चर है। 14 लाइन का एक स्टेंजा और 5 स्टेंजा है पूरी पोएम में। तो ये बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आएगा। हो सकता है राइम स्कीम पूछ दिया जाए, या कौन सा स्टाइल है, क्या डिक्शन है, पोएटिक डिक्शन है, इसके बारे में पूछ दिया जाए, तो ये तर्जा रिमा होगा। तो 3-3 लाइन होती हैं इसमें, आखिरी 2 कॉपलेट होते हैं, जैसे कि कलर किया हुआ है टेक्स्ट को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेंजा को। पहले स्टेंजा में लिखा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग।
अब यहाँ पे वेस्ट विंड को एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में लिया है, मानवीकरण किया गया है। वेस्ट विंड को मानवीकृत किया गया है कि एक सजीव चीज मान के इसको पूरी पोएम में दिखाया गया है। तो कहते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड भयानक भयानक रूप से चलने वाली पश्चिमी हवाओं, तुम दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम दाउ मीन्स यू, ब्रीथ मीन्स सांसें हो, जैसे व्यक्ति के अंदर सांसें होती हैं, जान होती है, तुम जान हो किसकी, ऑटम्स बीइंग, ऑटम की, पतझड़ की तुम जान हो, पतझड़ में जान डाल देती हो। हे पश्चिमी हवाओं, तुम पतझड़ की जान हो। अगली लाइन में है दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, दाउ तुम्हारे, अनसीन फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति से, हालांकि तुम दिखाई नहीं पड़ती हो, अनसीन इसलिए कहा है तुम दिखाई नहीं पड़ती हो, द लीव्स डेड, जो मृत पत्तियां हैं, पत्तों से पेड़ों से गिर गई हैं, वो क्या हो जाती हैं, आर ड्राइवन, ड्राइवन चलने लगती हैं, उनमें जान आ जाती है। लाइक अब यहाँ पे मेटाफिसिमिली का यूज किया गया है, लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चांटर फिलिंग, जैसे कि कोई भूत भगाने वाला जादूगर हो, उसको देखकर भूत भाग जाए, इंचांटर जादूगर, फ्लिंग भागते हैं, जैसे भूत भगाने वाले जादूगर को देख करके भूत भागते हैं, वैसे ही ये पतझड़ की पत्तियां तुम्हारे चलने से चलने लगती हैं, भागने लगती हैं, तुम इनमें जान आ जाती है। तुम इस तरह से इन पतझड़ की पत्तियों की या पतझड़ की जान हो, सांसें हो, जो इन सूखे पत्तों में जान डाल देती हो और ये चलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। अगली 3 लाइन में ये जो पत्तियों के बारे में बताया गया है, पूरा बीजों के बारे में बताया है। येलो एंड ब्लैक, कुछ पत्तियां होती हैं पीले कलर की होती हैं, कुछ ब्लैक पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, पेल पीली पड़ जाती हैं जैसे कि बीमारी लगी हो, एंड हेक्टिक रेड, कुछ पत्तियां लाल हो जाती हैं, हेक्टिक बहुत कई तरह, हेक्टिक मतलब ट्रिपल, अलग अलग तरह के लाल लाल रंगों में हो जाती हैं। पेस्टिलेंस, जैसे कि कोई महामारी से पीड़ित, पेस्टिलेंस स्ट्राइकन, कहीं महामारी से पीड़ित, मल्टीट्यूड्स भी, झुंड, भीड़, ओ दाउ हु चैरियो टेस्ट टू दियर डार्क विंट्री बेड। अब हवा के चलने से क्या होता है, वेस्ट विंड के चलने से क्या होता है, पत्तियां उड़ती हैं हवा में, उसके साथ में जो इनमें बीज होते हैं, फूलों में बीज होते हैं, वो भी पत्तियों के साथ उड़ते हैं। तो ये जो बीज हैं, चैरियोटेस्ट का मतलब रथ पे सवार होके, तो वेस्ट विंड के इस रथ पे सवार होकर, पश्चिमी हवाओं के इस रथ पर सवार होकर जो पत्तियों के साथ साथ बीज भी उड़ते जाते हैं, और ये बीज कहीं जमीन में जाके दब जाते हैं। तो लिखा है टू दियर डार्क विंट्री बेड, और ये विंट्री बेड जैसे बिस्तर में ठंड के मौसम में बिस्तर में पड़े रहते हैं, उसी तरह से ये जमीन में दबे रहते हैं अपने बिस्तर में। ठंड के दौरान, शीत ऋतु के दौरान, पूरे सीजन, शीत ऋतु की पूरी सीजन के दौरान जमीन में दबे रहते हैं, और आखिर में जब बसंत ऋतु आती है तो ये पल्लवित होते हैं। आगे देखते हैं, इसी के बारे में आगे भी लिखा है, द विंग्ड सीड्स, विंग्ड जैसे पत्तियां उड़ती हैं, जैसे कि पत्तियों में पंख लग गए हों, तो बीजों में भी पंख लग जाते हैं जैसे कि हवा के द्वारा। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो पड़े रहते हैं, पड़े हुए होते हैं कोल्ड ठंडी जगह पर, लो निचले स्थानों पर जमीन के अंदर पड़े गिर जाते हैं जाके। इच लाइक ए कॉप्स विद इन इट्स ग्रैब, जैसे कि कोई मुर्दा
डेड बॉडी अपनी कब्र में दबी रहती है। ये बीज भी उस ठंडी के दौरान, सर्द मौसम के दौरान, विंटर के दौरान जमीन में दबे रहते हैं अंटिल उस समय तक दाइन एज्यूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। अब वेस्ट विंड की दूसरी जो बहन है वो है बसंत ऋतु की चलने वाली सुहानी पवन। एज्यूर सिस्टर इसलिए कहा है, एज्यूर तो वैसे होता है नीला रंग, तो रंग बिरंगी बहन है वेस्ट विंड की। जो सुहावनी हवा होती है बसंत ऋतु की, उसको कहा है एज्यूर सिस्टर, क्योंकि बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं इसलिए इसको एज्यूर सिस्टर ऑफ कहा है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के दौरान ये जो बीज पड़े थे अभी तक जमीन के नीचे, सेल ब्लो, और वो हवा बहती है, ये बीज हैं पल्लवित होते हैं, अंकुरित होते हैं, और ये इनमें फिर से फूल लग जाते हैं, लद जाते हैं, तो फूलों से भर जाता है बसंत ऋतु। आगे लिखा है अगले लाइन में, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। और जो एज्यूर सिस्टर है बसंत ऋतु की जो पवन है, सुहावनी पवन है, तो ये जब चलती है, क्लेरियन जैसे कि तुरही बजा दी हो जिसने, किसको जगाने के लिए, द ड्रीमिंग अर्थ, पृथ्वी भूमि जो दिवा स्वप्न में, मतलब स्वप्न में सो रही थी, स्वप्न में थी, डूबी हुई थी, उसको वो पतझड़ वसंत की ऋतु, वसंत की सुहावनी पवन उसको जगा देती है। एंड फिर, और जब वसंत की ये सुहावनी पवन पृथ्वी को जगाती है, पृथ्वी अंकुरित होने लगती है, पल्लवित होने लगती है और भर जाती है। काहे से? और भर देती है काहे से? ड्राइविंग स्वीट बुड्स, मधुर पंखुड़ियाँ फूलों की, लाइक फ्लॉक्स, झुंडों में, टू फील इन एयर, जिसको कि आप उनको हवा में महसूस कर सकते हैं, जिनकी सुगंध को आप हवा में फील कर सकते हैं। विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल, इनको आप कहाँ, लिविंग जैसे जीवंत, ह्यूज कलर होता है, ओडोर में सुगंध होता है, इनके रंगों को, इनकी सुगंध को प्लेन मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में आप इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बसंत ऋतु में होता है। अगली लाइन में है वाइल्ड स्पिरिट। वाइल्ड स्पिरिट, स्पिरिट कहा है, वाइल्ड स्पिरिट किसको कहा है? वेस्ट विंड को कहा है। वाइल्ड स्पिरिट हो तुम, विच आर मूविंग एवरीवेयर, जो तुम हर जगह मूविंग कर रही हो, घूम रही हो, चल रही हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, ये आखिरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर सिंबॉलिक लाइन है, इमेजिनेटिव लाइन है। इसका अर्थ निकालना, पूरे पैराग्राफ का, पूरे ऊपर के पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तब निकलेगा। तुम डिस्ट्रॉयर हो, तुमने क्या किया? जो पुरानी बेकार की चीजें थी उनको नष्ट कर दिया, पत्तियों को नष्ट कर दिया, उड़ा दिया। इस तरह से क्या हुआ? डिस्ट्रॉयर हो। कभी ये भी कवि जो है, पोइट भी है, उसका भी आइडिया यही है, वो यही चाहता है, पुराने जो विचार हैं, पुराने आइडियोलॉजी है, उसको नष्ट करना। आगे स्टेंजा में देखेंगे इसी चीज को कि वो नष्ट करना चाहता है। सिमिलरिटी यहाँ पे अपने विचारों से करता है, तो इस तरह से कह सकते हैं, जो वेस्ट विंड है, डिस्ट्रॉयर है, पुरानी बेकार की चीजों को नष्ट कर देती है। एंड प्रिजर्वर, नष्ट ही नहीं करती है, प्रिजर्वर जो जिनमें जान, एक जीवंतता भी प्रदान करती है। कैसे? बीजों को अपनी सुरक्षित जगह पहुंचा करके, मिट्टी में डाल करके उनमें नया जीवन भी डाल देती है। तो इस तरह से तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। हियर ओ हियर, सुनो मेरी वेस्ट विंड, मेरी बात सुनो। अगले स्टेंजा में फिर देखते हैं आगे। सेकेंड स्टेंजा है ये, राइमिंग स्कीम वही होगी जो पहले स्टेंजा में थी। ये जो सेकेंड स्टेंजा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की
इमेजिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा कल्पना, इमेजिनेशन करेंगे तो थोड़ा सा समझ पाएंगे इस पैराग्राफ को। अब पहली लाइन है, Thou on whose stream might the steep skies commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled box of heaven and ocean। कब यहाँ पे कल्पना करता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और जिसकी जड़ें नीचे समुद्र तक की गहराई में गई हैं और जिसकी शाखाएं ऊपर आसमान में। तो ऐसा एक पेड़ है। अब वहाँ पर हवा चलती है, वेस्ट विंड। तो हवा को संबोधित करते हुए लाइनों में कह रहा है, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पे धारा, धारा किसकी? हवा की धारा। मिड द स्टीप स्काइस कमोशन, वो हवा की धारा कहाँ पर? पृथ्वी और आसमान के बीच में। स्टीप स्काइस कमोशन, जहाँ पे उथल पुथल होती है, जहाँ पे बादल बनते हैं, वहाँ पर बीच में, मध्य में, वहाँ पे क्या होता है? लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर सेड। तो जो बड़ा सा पेड़ है जिसकी जड़ें समुद्र में हैं और शाखाएं आसमान में हैं, तो उसकी जो वहाँ से क्या करते हैं? लूज क्लाउड्स, वहाँ से आसमान से बादल गिरते हैं। इसकी शाखाओं से जैसे उलझे हुए हैं बादल, नीचे से उठे बादल वहाँ आसमान में पहुँचे, वहाँ से उलझ गए तो वहाँ से गिरते हैं। ऐसे गिरते हैं जैसे कि पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं, उन शाखाओं से उलझ करके पत्तियाँ गिरती हैं छोटे पेड़ों से, वैसे ही बादल गिरते हैं। और कहाँ गिरते हैं? वेस्ट विंड की सतह पर। सूक फ्रॉम द टेंगल्ड बॉक्स ऑफ हेवन एंड ओशियन। हेवन एंड ओशियन का मतलब वही है जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक, आकाश तक हैं और जड़ें समुद्र तक हैं। वहाँ से वो बादल गिरते हैं पृथ्वी, वेस्ट विंड की सतह तक। और जब वेस्ट विंड की सतह पर गिरते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं, अगली लाइन में देखेंगे, ये जो बादल हैं जो वेस्ट विंड की सतह पे गिरे हैं, वो काहे का प्रतीक है? किस चीज को इंडिकेट करते हैं? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। तो बादल हैं, बादल चल रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं वेस्ट विंड के साथ, तो इसका मतलब है ये देवदूत हैं वर्षा के, और जो लाइटनिंग बिजली के, ये देवदूत हैं। बिजली कड़कने वाली है या वर्षा होने वाली है, इसका संकेत कर रहे हैं ये बादल। देर आर स्प्रेड, वहाँ उस सतह पर, वेस्ट विंड की सतह पर फैल जाते हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, उमड़ते घुमड़ते हैं। सर्ज यहाँ पे उमड़ना घुमड़ना, झुंड या कह सकते हैं जोरदार प्रहार, अटैक होता है यहाँ पे सर्ज का मतलब। उस सतह पर, नीली सतह पर, वेस्ट विंड की नीली सतह पर ये बादल अटैक करते हैं, गिरते हैं। लाइक द ब्राइट, अब जब बादल गिरते हैं तो थोड़ा सा कल्पना करिए अगली लाइन में, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि काले बाल और सर से नीचे गिराए गए हों। किसके? ऑफ सम फायस मेनार्ड। मेनार्ड जो बच्चू, जो शराब का देवता होता है, उसकी पुजारन, एक फायस मतलब भयानक या बहुत ही, जिसे कहते हैं एग्रेसिव नेचर वाली महिला, जो शराब के देवता बच्चू की पूजा करती है, उस महिला, जैसे कि नई नशे में धुत हो, वो महिला अपने बालों को क्या कर रही है? बिखेरे हुए है चारों तरफ। उसी तरह से क्या है, जो बादल हैं वो पूरी सतह पर
जो वेस्ट विंड है उसकी पूरी सतह पर बिखर गए हैं और वो उस महिला के द्वारा बिखरे हुए बाल, उसके सर के चारों तरफ बिखरे हुए काले बालों की तरह प्रतीत हो रहे हैं और ये संकेत कर रहे हैं काहे का, इवन फ्रॉम द डिम बर्च ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ्स हाइट। अब इसको आप देख सकते हैं, ये जो काले बाल हैं कहाँ से फैले हैं, हॉरिजन से लेकर आसमान की सबसे ऊंचाई तक चारों तरफ ही फैले हुए हैं। जैसे सर के बाल चारों तरफ फैला दीजिए, उसी तरह से बादल जो हैं वेस्ट विंड की सतह पर और चारों तरफ फैले हुए हैं बालों की तरह। बादल जो हैं वे बालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं द लाक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। काहे का इंडिकेशन है ये कि कोई तूफान आने वाला है। ये तूफान आने वाला है, काले काले बादल छाए हुए हैं। ये काले काले बादल जो हैं वो बालों से तुलना की गई है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो ये कवि की कल्पना है, बहुत ही हाई क्लास की कल्पना है, तो इसको आप समझ सकते हैं। अगली जो है, आगे अगला दूसरी चीज बताई है, दूसरी इमेजिनेशन है, उसको देखते हैं। ताउ डर्ज of the dying year to which this closing night will be the dome of vast sepulchre। एक दूसरी इमेजरी है, दूसरा इमेजिनेशन है यहाँ पे। तो कहता है कवि कि तुम जो हो वेस्ट विंड, तुम एक दर्ज की तरह है। दर्ज होता है शोक गीत, ऑफ द डाइंग ईयर, जैसे कि साल का अंत हो उसका तुम शोक गीत हो। टू बीच दिस क्लोजिंग नाइट, और जो साल का अंत का जो दिन है उसकी वो आज रात हो तुम। विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सफलकर। विल बी द डोम, उस जो डाइंग ईयर, जो पूरा साल जिसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, उसका तुम क्या होगी। विल बी द डोम, डोम कब्र, ऑफ द वास्ट सफलकर। सफलकर मकबरा होता है जो पत्थर से खोद के पत्थर से बनाया जाता है। डोम मतलब गुम्बज होता है। तो डोम होगी तुम, या गुम्बद हो उस कब्र का, जो डेड बॉडी कौन सी है, जो ईयर डाइंग ईयर, जो साल का अंत हुआ है उसकी डेड बॉडी पर एक कब्र की तरह हो। वॉल्टेड विद ऑल दाई कांग्रेगेटेड माइट, वॉल्टेड विद गुम्बदाकार बनी हो, विद ऑल दाई कंग्रीगेटेड संगठित, बिल्कुल मिलाकर जो तुम्हारी शक्ति है कुल उससे मिलकर जो बनी हो, उससे मिलकर उस कब्र पे एक गुम्बद की तरह हो। और वो कब्र काहे से बनी है, ऑफ वेपर्स बूंदों से, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, जिसके सॉलिड एटमॉस्फेयर से, कठोर एटमॉस्फेयर से, ब्लैक रेन काली वर्षा, एंड फायर आग, बिजली, एंड हेल ओले विल वर्स्ट बरसेंगे। ओह हियर, इतना भयानक मौसम की कल्पना की है इस पैराग्राफ में, इमेजिनेशन की गई, बहुत ही वास्ट इमेजिनेशन है, हायर क्लास की इमेजिनेशन है इस पैराग्राफ में। तो इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस पूरे पैराग्राफ में कवि ने कल्पना की है कि वेस्ट विंड को एक भयानकता के रूप में प्रदर्शित किया है और उसी भयानकता को वो अपने आप से तुलना करता है, अपने कैरेक्टर से तुलना करता है और वो चाहता है ऐसा वो भी बने और इस तरह से दुनिया में उथल पुथल, एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड कर सके, फैला सके। शायद कवि का ऐसा ही इस पूरे पैराग्राफ से उसका अपना पर्सनल व्यू रहा होगा। इसी के साथ अगले पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में, जो कि पोइम का थर्ड पैराग्राफ है, इसमें पोइट ने, पीवी शैली ने, समुद्र पे जो कि मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक सी है, उस पे वेस्ट विंड्स का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में डिटेल में बताया है। इसको चलिए देखते हैं। Thou who didst waken from his summer dream
ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन। डाउ मीन्स तुमने क्या किया है, जो समर ड्रीम से गर्मी के सीजन में मेडिटेरियन नीला समुद्र, नीला ब्लू मेडिटेरियन सी जो था, अपने दिवस गर्मी के स्वप्न में खूब डूबा हुआ था, स्वप्न में डूबा हुआ था, और तुमने क्या किया, उसको जगा दिया। वेयर ही लेटा हुआ था, लर्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। लर्ड, जिसको लोरी सुनाई जा रही थी नदियों के, स्वच्छ पानी की नदियों के द्वारा। क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स नदियां, क्रिस्टलाइन स्वच्छ पानी की नदियों के द्वारा। कॉइल ऑफ हिज स्ट्रीम, कॉइल मतलब घुमावदार, चक्करदार, जो पानी घूमता है उसे आवाज होती है, और वो आवाज एक लोरी की तरह समुद्र को एक स्वप्न में वो सुन रहा था। स्वप्न में वो डूबा हुआ था, लोरी सुन रहा था, नींद ले रहा था, आराम से सोया हुआ था। कहाँ पे, बिसाइड ए फ्यूमिक आइसले इन बेयास बे। बेयास बे एक नेपल्स जो की खाड़ी है, नेपल्स खाड़ी है, वहाँ पे एक द्वीप है फ्यूमिक इसलिए, जिसको कि लावा द्वीप कहते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, और वहाँ पे क्या हो रहा था, एंड सा इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स। वहाँ पे समुद्र सोया हुआ था और डूबा हुआ था अपने विचारों में। कौन से विचार, विचार नहीं, यहाँ पे दृश्यों में, जैसे कि महलों के दृश्य देख रहा था, टावर्स के दृश्य देख रहा था, उसके मन में चल रहे थे, दिमाग में चल रहे थे, या नजरों में चल रहे थे, वो सब देख रहा था। क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, और क्विवरिंग कांपने लगता है विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, जब दिन के समय इंटेंसर डे में लहरें तेज होती हैं, तब थोड़ा सा कांपने लगता है समुद्र तुम्हारे प्रभाव से। ऑल ओवरग्रोन, और सारी वनस्पति जो तुम्हारी जो समुद्र की पानी की सतह पे उगी हुई थी, विद एज्यूर मास। एज्यूर मास जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, विभिन्न कलर की जो सतह पे होते हैं, मास जो ऐसी वनस्पति जिसमें जड़ें और पत्तियां नहीं होती, हालांकि फूल भी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें फूल होते हैं। तो एज्यूर मतलब अलग अलग कलर की जो मॉसी घास जो थी पानी की सतह पे उगी हुई थी, एंड फ्लावर्स, और कुछ फूल भी उनमें थे, वो भी उगे हुए थे पानी की सतह पर। और सो स्वीट, और इतने मधुर, द सेंस फ्रेंड्स पिक्चरिंग देम, और इतना सुंदर दृश्य था इस घास और फूलों से भरा हुआ समुद्र, जो इसके चित्रण मात्र से ही एक मधुरता प्रतीत होती है दिल में, और फेंट जैसे कि ऊंघाई आने लगती हो, नींद आने लगती हो, मूर्छित, नशा सा चढ़ जाता हो उसकी गंध से, ऐसा महसूस होने लगता है मात्र उसके चित्रण से ही। उसको तुमने क्या किया, पश्चिमी हवाओं ने हिला दिया, वो कांपने लगा। अगला चित्रण है, इमेजिनेशन है, दाव, जो कि अटलांटिक सी का है। पहला मेडिटेरियन सी का है, दूसरा अटलांटिक का है। तो दूसरे चित्र में क्या है, इमेजिनेशन में क्या है, चित्रण में क्या है, दाव फॉर हुज पथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स। दाव हुज पथ, जिस तुम्हारा, दाव मीन्स तुम्हारा, हुज पथ जिसका रास्ता है, तुम्हारा जो रास्ता है वो है अटलांटिक का पानी का स्तर, लेवल, उसके ऊपर से तुम बहती हो। और पश्चिमी हवाओं का तो यही स्तर है, पानी के ऊपर से वही लेवल है बहने का, लेकिन तुम्हारे बहने से, पश्चिमी हवाओं के बहने से, क्लीव themselves into chasm, क्लीव मतलब रास्ता बना लिया बीच से। जो धाराएं थी अटलांटिक महासागर की, चेस्म जैसे कि बीच में दरार पड़ गई हो, उसमें देख दरार पड़ गई बीच में, और एक धारा इधर जा रही है, बाएं जा रही है, दाएं जा रही है, या दोनों तरफ जा रही है, बीच में एक रास्ता बना दिया। किसके लिए, बीच में रास्ता, दोनों तरफ धाराएं फट गई, इधर उधर बीच में खाड़, जैसे कि दरार बन गई हो पानी के बीच से अटलांटिक महासागर में। While far below the sea blue jump and oji woods which bear the shapeless foliage of the ocean no। अब एक चीज और घटित हुई, जैसा कि ये बिल्कुल सटीक चित्र है इसमें,
कि समुद्र के पानी के नीचे जो जमीन होती है, वहां सतह पर, समुद्र के अंदर जो सतह होती है मिट्टी की, वहां पर पानी के अंदर द सी ब्लूजम्स, वहां पे बहुत सारी वनस्पति घास फूस पल्लवित होती है। एंड द ओजी वुड्स, ओजी दलदल वाले जो जंगल, नीचे की जमीन जो होती है दलदली होती है पानी के नीचे, तो वहां पर वो कुछ जंगल जैसा कि होते हैं घास फूस, वहां पे वो जंगल हैं, उनमें जो घास है पेड़ पौधे उगे हुए थे, विच बियर द शेपलेस फॉलिएज, जिसमें शेपलेस फॉलिएज होते हैं, पत्तियां होती हैं शेपलेस, जो बाहर से तो भीगे होते हैं लेकिन अंदर से एकदम ड्राई होते हैं। शेपलेस का मतलब होता है ड्राई। वो जो ड्राई पत्तियों वाले पेड़ पौधे जमीन की, समुद्र की सतह पर नीचे, मिट्टी की सतह पर, समुद्र के अंदर, ऑफ द ओशियन नो, वो उनको आहट लग गई। इससे क्या हुआ, तुम्हारे चलने से सतह पे जो हलचल हुई धाराओं में बट गया, और उनको पता लग गया कि पश्चिमी हवाएं बहने लगी हैं। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज से, एंड सडनली ग्रो ग्रे, अचानक उसमें डर, उन वनस्पतियों में डर प्राप्त हो जाता है। एंड विद फियर, और डर के मारे, एंड ट्रेम्बल, कांपने लगती हैं वो अंदर, उसके समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर वनस्पति है, वो पेड़ पौधे हैं, वो डिस्पॉइल देमसेल्व्स, और अपनी पत्तियां गिराने लगते हैं। ऐसी भयानकता तुम्हारे अंदर है पूरी, जो वेस्ट विंड्स जो मेडिटेरियन सी में हलचल पैदा कर देते हो, और क्या नाम, अटलांटिक सी में वहां भी हलचल तुम पैदा कर देते हो। एक नई ऊर्जा, जो शांत अभी तक था सब कुछ, वहां तुमने पूरी तरह से पूरे पैराग्राफ में जैसा कि देखा आपने, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी में समुद्र के पानी की सतह पर और पानी के अंदर जो भी वनस्पति है, वो कोई कांपने लगता है, कोई पत्ते गिराने लगता है। इतना तुम्हारा भयंकरता है, इतना तुम्हारा प्रभाव है। तो ऐसी बेस्ट विंड्स, हम तुमको पुकार रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये तीनों पैराग्राफ में लास्ट की लाइन में यही शब्द आया है, ओ हियर ओ हियर ओ हियर, मेरी बात सुनो। मैं कहना चाहता हूं, अब ये क्या कहना चाहते हैं तुमसे, पश्चिमी हवाओं से कभी क्या कहना चाहते हैं, ये चौथे पैराग्राफ में आप देखेंगे। बहुत ही अच्छा चौथा पैराग्राफ, और पांचवा पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। कभी आखिर पश्चिमी हवाओं से क्या कहना चाहता है और क्या अपना कंपैरिजन करता है। शांत, पिछले 3 स्टेंजा में कवि ने किस तरह से दिखाया कि हवा जो वेस्ट विंड है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, जंगलों में, पत्तियों पे, समुद्र में और आसमान में, इन सब जगह अपना तांडव प्रभाव दिखाती है वेस्ट विंड। उसकी शक्ति को दिखाया है, पावर को दिखाया है। तो इस पैराग्राफ में वो चाहता है, क्या चाहता है, काश उसके पास भी ऐसी शक्ति हो, ऐसी पावर हो जैसे कि वेस्ट विंड के पास होती है, और वो इतनी स्वतंत्र होती है। इस पूरे पैराग्राफ में वो वेस्ट विंड की तरह बनना चाहता है, और उससे रिक्वेस्ट करता है, वेस्ट विंड से वो रिक्वेस्ट करता है। अभी जैसा कि पिछले 3 पैराग्राफ में बताया था कि लास्ट की लाइन में दो अक्षर आए हैं, ओ हियर करके। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये पश्चिमी हवाओं मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि काश मैं ऐसा होता, इफ आई वर ए डेड लीफ thou mightest bear, काश मैं एक सूखी पत्ती की तरह होता और तुम मुझको उड़ा के ले जाती। माई टेस्ट, सबसे शक्तिशाली बियर, धारण करके ले जाती, उड़ा के ले जाती, यदि मैं सूखी पत्ती की तरह होता। इफ आई वर स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विथ थी, और यदि पिछले पैराग्राफ में बादलों को किस तरह से हवा उड़ा के ले जाती है ऊपर, तो काश मैं वो बादल होता और मैं तुम्हारे साथ आसमान में उड़ पाता। ओ वेव टू पेंट बीनीथ द पावर
एंड शेयर। और काश में वो पानी के जो समुद्र में तरंगे लहरें होती हैं वो मैं होता तो मैं हवा के साथ बह पाता, हवा के साथ आगे हलचल कर पाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ। और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ होकर के तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, इम्पल्स इम्पल्स है, स्ट्रेंथ की जो इम्पल्स है उसको मैं शेयर कर पाता, मुझे भी वो प्राप्त हो जाती, मैं भी उसी तरह से ये सारे कार्य कर पाता जो तुम करती हो। हाँ, जंगल में पेड़ों की पत्तियों के साथ, बादलों के साथ और समुद्र की लहरों के साथ। ओनली लेस फ्री, आगे बता रहा है, ओनली लेस फ्री देन दाउ, ओ अनकंट्रोलेबल, जैसा कि तुम लेस फ्री थोड़ा सा स्वतंत्र, देन दाउ तुमसे थोड़ा सा स्वतंत्र, जितनी कि तुम स्वतंत्र हो उतने में स्वतंत्र नहीं हो। ओ अनकंट्रोलेबल, जो कि तुम पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो, स्वतंत्र हो। इफ इवन आई वर एज इन माई चाइल्डहुड बॉयहुड। अब अपनी तुलना वेस्ट विंड से करता है जब वो अपने बचपन से वेस्ट विंड की तुलना करता है। बचपन में वो क्या था? अनकंट्रोलेबल था, स्वतंत्र था, जितना चाहो उतना स्वतंत्र था। कहता है इफ इवन मीन्स भी, आई वर मैं था, एज इन माई चाइल्डहुड जैसा कि मैं अपने बचपन में था, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वंडरिंग्स, और मैं तुम्हारी वंडरिंग्स जो तुम इधर हर जगह घूमती हो उसका मैं साथी बन सकता था। ओवर हेवन, स्वर्ग में, आसमान में, एज देन तब मैं क्या था? बचपन में कैसा था? एज देन व्हेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काईज स्पीड। बचपन में मैं इतना स्वतंत्र था कि तुम्हारी स्पीड से भी मैं आगे तेज दौड़ सकता था, आउट स्टिप कर सकता था तुम्हारी स्पीड को भी, तुम्हारी स्पीड से भी ज्यादा मैं अनकंट्रोलेबल था बचपन में। हालांकि अब वो मैं नहीं हूँ। स्कार्स सीम्ड ए विजन, और वो अब शायद स्वप्न ही है। जो बचपन में जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, आज वो मेरे अंदर नहीं है, और मैं उतना अनकंट्रोल्ड नहीं हूँ जितना कि तुम हो। इसलिए मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं ऐसा होता, एक पत्ती की तरह होता, एक बादल की तरह होता, एक पानी की लहर की तरह होता, जिसको तुम अपनी हलचलों से, अपनी एनर्जी से एक नई एनर्जी देती हो, चलायमान गतिमान कर देती हो। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मुझे कभी भी स्ट्राइवन नहीं, भूख नहीं थी। एज दस विथ थी इन प्रेयर इन माई सोल नीड, जैसा कि पहले कभी इसकी आवश्यकता नहीं थी बचपन के दिनों में। एज दस, जैसा कि अब। विथ थी इन प्रेयर, जैसा कि मैं तुमसे प्रेयर कर रहा हूँ आज। इन माई सोल नीड, मेरी सोल नीड बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज तुम्हारी मुझे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रेयर कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हुआ है और क्यों ऐसा चाहता हूँ मैं? ओह, शायद ये परीक्षा की और हर परीक्षा की ये लाइनें जो हैं जान है। कोई भी क्वेश्चन शैली पे आता है, उनकी कोई भी फिलॉसफी, उनकी फिलॉसफी से पीवी शैली की फिलॉसफी के लिए आता है, तो ये जो लाइनें हैं, 2 लाइनें तो 4 लाइनें भी, चारों लाइनें भी लास्ट की आप ले सकते हैं, लेकिन जो 2 लाइनें हर जगह लिखी मिलेंगी, सुनी मिलेंगी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना हम कह नहीं सकते कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जरा इन लाइनों को। ओह, लिफ्ट मी एज ए बेब, ए लीफ, ए क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। बहुत ही दुख व्यक्त किया है इन लाइनों के द्वारा। कहता है, ओह अरे पश्चिमी हवाओं, लिफ्ट मी एज ए बेब, बेब
लहरों की तरह मुझे उठा लो, जैसे कि तुम समुद्र की लहरों को उठा लेती हो, इधर से उधर कर देती हो। एक लीफ उस पत्ती की तरह पेड़ों की पत्तियों को उड़ा ले जाती हो, उस तरह से मुझे भी उड़ा के ले चलो। एक क्लाउड, जैसे कि एक बादल को तुम उड़ा के आसमान में ले जाती हो, बारिश करा देती हो, उसी तरह से मुझे भी उठा के ले चलो। आई फॉल, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ जिंदगी से। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों पे गिरा पड़ा हूँ। जिंदगी के कांटों ने मुझे घायल कर दिया है। आई ब्लीड, और मुझे मेरी बॉडी से रक्त निकल रहा है। परेशानियों ने, मुसीबतों ने मुझे इतना लाचार बना दिया है। मेरे हर एक अंग से, हर बॉडी के हर पार्ट से बस ब्लीडिंग हो रही है। इतना मैं असहाय हो गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा चाहता हूँ। मुझे उस हवा की तरह, उस लहरों की तरह और उस बादलों की तरह उड़ाकर ले चलो। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स मीन्स जिंदगी के दिनों के जो हैवी वेट परेशानियों ने हैज चेन्ड, मुझे चेन में बांध दिया है, जंजीरों में बांध दिया है। एंड बाउड, और झुका दिया है मुझको। परिस्थितियों ने मुझको झुका दिया है। वन टू लाइक थी, मैं चाहता हूँ। वन टू लाइक थी, मैं चाहता हूँ तुम्हारी तरह। क्या चाहता हूँ? टेमलेस, जिसपे कोई बंधन ना हो। स्विफ्ट, तीव्र गति से चलने वाला। एंड प्राउड, और गर्व से चलने वाला। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। काश तुम मेरी मदद कर पाती, काश मैं ऐसा हो पाता। तो ये जो चारों लाइन है, दो लाइन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कभी कभी जो दूसरी वाली दो लाइन है लास्ट की, वो भी बहुत आ जाती हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला 5वां पैराग्राफ, तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या देखा कि कवि रिक्वेस्ट कर रहा है कि पश्चिमी हवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बनना चाहता है उन वेस्ट विंड्स की तरह, और उन पत्तियों की तरह, उन बादलों की तरह, और उन लहरों की, समुद्र की लहरों की तरह बनना चाहता है। और वो बचपन में जो ऐसा था वो बनना चाहता है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। उस कहने का मतलब ये है कि वो हर जगह अपने विचारों को फैलाना चाहता है, अपने आइडियाज को फैलाना चाहता है, अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है, अपनी नई ऊर्जा से विश्व को, अपनी एक नई ऊर्जा से एक विश्व को एक नया जीवन देना चाहता है। उसका ऐसा विचार है। अगले पैराग्राफ में और भी इसी फिलॉसफी को डिटेल में जानते हैं। चलिए, इस पोइम का आखिरी पैराग्राफ और बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि जो दो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये 5वें पैराग्राफ की आखिरी लाइन वो उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और शायद सबको ही पता होगी, उनकी फिलॉसफी को दर्शाती है। वो लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लास्ट की लाइन है इस पोइम की और इस पैराग्राफ की भी। तो चलिए इस पैराग्राफ में देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है, वर्ड बाय वर्ड क्या है। मेक मी दाई लायर, लायर मीन्स होता है म्यूजिक। मेक मी, मुझे बना लो, दाई, तो पूरी पोइम में जो उसने संबोधित किया है, बस जैसा कि पहले पैराग्राफ में ही बताया था, वेस्ट विंड को संबोधित करते हुए लिखा है। तो इसमें भी वही वेस्ट विंड को संबोधित करते हुए लिखता है। कवि कहता है कि तुम मुझे अपना संगीत बना लो, इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि तुम अपने जंगल को संगीत बना लेती हो, उसी तरह से मुझे भी अपना संगीत बना लो। कैसे? What if my leaves are falling like it's on? हालांकि जो संगीत कैसे बनाती हो, ये what if, क्या हुआ यदि, leaves are falling, हालांकि पत्तियां गिर गई हैं, पतझड़ का मौसम है, पेड़ों की पत्तियां गिर गई हैं, तो जंगल के पेड़ों की पत्तियां गिर गई हैं, और मेरा जो है, मेरी लाइफ का भी जो है सीन, वो भी पतझड़ की तरह ही है। मेरे जिंदगी में भी पतझड़ ही चल रहा है, तो मैं और जंगल दोनों पतझड़ के मौसम से गुजर रहे हैं।
तो इसलिए तुम मुझे और जंगल को अपना संगीत बना लो। द ट्यूमुल्ट मीन्स होता है शोर, ऑफ द माइटी हार्मोनीज, तुम्हारे शक्तिशाली ये संगीत, हार्मोनीज मतलब संगीत, गीत, तुम्हारे शक्तिशाली गीतों का जो ध्वनि है, विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप, अब तुम्हारे शक्तिशाली संगीत की जो ध्वनि है उस वो क्या करेगी, कैसे बजेगी, कैसे निकलेगी, विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमनल टोन। तो वो तुम जो जंगल क्या है, एक वाद्य यंत्र है, और उनके तारों को जब तुम छेड़ती हो तो संगीत सितार है, जैसे कि उनके तारों को तुम छोड़ती हो तो एक बहुत ही शक्तिशाली गीत निकलता है। और तुम जंगल के तारों को जिस तरह से छोड़ती हो उसी तरह से मेरा जीवन भी एक पतझड़ के मौसम की तरह बन गया है, उसके भी तारों को छेड़ो तो जंगल के से जो गीत निकलता है वो मुझसे भी गीत निकलेगा। स्वीट द इन सैडनेस, हालांकि ये पतझड़ के मौसम का गीत है, थोड़ा क्या होगा, सैड, दुख भरा गीत होगा, लेकिन उसमें मधुरता बहुत होगी। दुख भरा गीत होगा लेकिन उसमें मधुरता बहुत होगी, क्योंकि वास्तविकता होगी। अगली लाइन में वी दाओ हो जाओ, यू मीन्स तुम। अब देखिए कामा लगा है, स्पिरिट फायर्स, इसका मीनिंग अलग है, इसका मतलब है फायर से स्पिरिट, भयानक, जो भयानकता है तुम में, तुम स्पिरिट हो, ऐसी एक भयानक स्पिरिट हो तुम। वी दाओ, अगली लाइन देखेंगे, स्पिरिट फायर को छोड़ के माई स्पिरिट, तुम मेरी आत्मा बन जाओ। वी दाओ फायर से स्पिरिट, मेरी आत्मा बन जाओ। बी दाओ मी, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, हम तुम एक हो जाए। इम्पेटस वन, और क्या बनो, इम्पेटस, प्रेरणा बन जाओ, हम प्रेरणा बन जाएं दोनों मिलकर के। और फिर क्या होगा, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, हालांकि मेरे विचार जो हैं डेड हैं, जब तक कि लोगों तक नहीं पहुंचते हैं डेड ही हैं, तुम बिखेर दो मेरे विचारों को ओवर द यूनिवर्स, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे हम तुम एक हो जाएंगे तब पूरे ब्रह्मांड में मेरे इन विचारों को बिखेर दो। लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि तुम सूखी पत्तियों को हर जगह बिखेर देते हो अपने पास शक्ति से। टू क्विकन ए न्यू बर्थ, और जब पत्तियों को, उन बीजों को बिखेर देती हो तो उनसे एक नए पौधे का जन्म होता है, उसी तरह से शायद तुम्हारे इस कार्य से एक नए विचारों का जन्म होगा इस दुनिया में। अगली लाइन में है, एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स, और हो सकता है इस कविता के गाने से, इस कविता से नए, इस कविता के विचारों से एक नए विचारों का जन्म हो सके, नए आइडियाज इस विश्व में पल्लवित हो सके। स्कैटर, फैला दो, बिखेर दो, किस तरह से बिखेर दो इन विचारों को, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जैसे आग जल रही होती है, पूरी तरह से बुझी नहीं होती है, उसको भी तुम अधूरी बुझी आग को भी बिखेर देते हो, उसकी राख को बिखेर देते हो हवा से, अपने पावर से हर जगह बिखेर देती हो, वेस्ट विंड, उसी तरह से इन मेरे विचारों को भी बिखेर दो। एसेस एंड स्पार्क्स, जब अनबुझी हुई आग को, एसेज जो राख होती है और उसकी जो स्पार्क होती है, दोनों को बिखेर देती हो, ऐसे ही तुम इन मेरे विचारों को, कविता के विचारों को बिखेर दो पूरी दुनिया में। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को पूरी मानवता में बिखेर दो। कवि ये चाहता है कि उसके जो आइडियाज हैं वो पूरी दुनिया जान सके, पूरा मैनकाइंड जान सके, वो किस तरह की दुनिया बसाना चाहता है, एक नई दुनिया, जैसे कि गोल्डन एज की कल्पना करता है, वो ऐसी दुनिया चाहता है, और वो इस वेस्ट विंड की मदद से ऐसा करना चाहता है। बी थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकेंड
अर्थ, बी थ्रू माई लिप्स, और मेरे होठों से तब टू अनअवेकेंड अर्थ, जो पृथ्वी अभी जागी नहीं है, तो हो सकता है मेरे होठों से, मेरे शब्दों से वो जाग जाए। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेसी भविष्यवाणी का बिगुल बज सके, गोल्डन एज का भविष्य बिगुल बज सके, क्योंकि ओ बाइंड, क्योंकि ये हवा इफ विंटर कम्स, हो सकता है जैसे कि विंटर सर्दी का मौसम है, तो इसका मतलब है कि कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बसंत भी आने ही वाला होगा। तो हो सकता है इन जो बुरे समय चल रहा है, मेरे विचारों से एक नया बसंत का सीजन आ जाए, नए युग का सूत्रपात हो जाए। इस पोएम की ये लाइनें हैं, ये आइडियाज हैं। तो एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, परिवर्तन चाहता है कवि पूरे पोएम के द्वारा, ऐसी शक्ति चाहता है जो नए विचारों का उदय हो, नई आइडियोलॉजी का उदय हो पूरी कविता में, और अपने विचारों के द्वारा या कविता के ऐसे शक्ति, जैसे एनर्जी के साथ, जैसे कि वेस्ट विंड की एनर्जी है, कल्पना करके कहा है। और मुख्य रूप से ही इसका जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज है वो पूरी तरह से इसमें दिखाई देते हैं, परिवर्तन के विचार दिखाई देते हैं पूरी कविता में। इसको आप पढ़ेंगे तो समझेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ इस पोएम को एंड करते हैं। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, और कामना करते हैं कि यह आपके परीक्षाओं में, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो, निश्चित ही काम आएगी, ये मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।